Hello everyone. Welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the constitution, and we are covering fundamental rights already. कुछ PYQs है ना, और equality before the law, basically rule of law क्या है, state को कैसे define किया गया है, ठीक है। जुडिशरी के बारे में हमने खास तौर पे देखा कि क्या जुडिशरी स्टेट का हिस्सा है फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट। सो राइट, देयर वाज अ सर्टेन डिग्री ऑफ कन्फ्यूजन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कुछ केसेस में, ठीक है, ये बताया हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द जुडिशरी विल बी कंसिडर्ड as a state, but the judicial organ of the judiciary, judicial part of judicial functions of the judiciary will not be considered as the state functions. अब इसके पीछे की क्या, ठीक है, आधारभूत चीज़ें हैं, उसको अगर आपको समझना है तो वो पिछला सेशन देखिए, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, या फिर इवन civilspot.in पे जाके फ्री कोर्स है, ठीक है, पॉलिटी वाला, इसको आप एनरोल भी कर सकते हैं अगर स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक जगह कहीं चीज़ें देखनी है तो। अदरवाइज़ जो बाकी लर्नर है उनको बता दें कि अगर आप PYQ, ठीक है, बहुत ज़्यादा PYQ की बजट चल रखी है ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे, तो अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको PYQs को देखना है, ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाना, जो कि अभी मैं आगे करूँगा ही, ठीक है, अगर वो समझ में आता है तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दिस कोर्स, है ना, डिस्काउंटेड में आपको मिल रहा है, और मोर देन 5000 PYQs इसमें डिस्कस किए गए हैं अलॉन्ग विद ऑल दो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, या फिर एग्जामिनर किस तरीके से चीज़ों को सोच रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15 पे हम पहुँचे हुए थे। आर्टिकल 14 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमने देखा पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। डिफरेंस प्रिंसिपल, जॉन रॉल्स, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज नॉन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने उसमें स्टडी की। आर्टिकल 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15, ठीक है, इसी कड़ी में राइट टू इक्वालिटी में ही देखो, आर्टिकल 14 बेसिकली टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे लागू कैसे किया जाए, है ना, इसको फंक्शनल कैसे बनाया जाए। आर्टिकल 14 इज प्रोवाइडिंग फॉर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के कई हिस्से होते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट के कई हिस्से हैं जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। रूल ऑफ लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कई कई हिस्से होते हैं, कई छोटे छोटे पार्ट्स इसके नीचे कंसिडर किए जाएंगे। अगर वो बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा, पहला होगा कि लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्टिंग एज द लिमिट ऑन द गवर्नमेंट, है ना, एंड फंडामेंटल राइट्स आर वन सच लिमिट। पिछले दिन हमने डिस्कस किया ये। दूसरा बात क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर, वो दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। तीसरा खास अंग होता है रूल ऑफ लॉ, कि कानून का शासन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ बनाने के लिए अगर आपको कानून का शासन लाना है, इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं उनको आप इक्वली ट्रीट करो, है ना। इक्वल सिचुएशन में जो भी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट करें, और, है ना, इक्वल लॉ के लिए उनको सब्जेक्ट आप करें, ठीक है। दैट मीन्स दे विल बी कवर्ड अंडर इक्वल लॉ इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। ये पूरा कॉन्सेप्ट इनहेरेंटली, ये सारा यहाँ पे आर्टिकल 14 में, है ना, आर्टिकल 14 इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं आगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। दे आर बेसिकली मेकिंग आर्टिकल 14 रियल, रूल ऑफ लॉ रियल। समझ रहे हो इस बात को, रूल ऑफ लॉ के भी इक्वेलिटी वाले पार्ट को दे आर मेकिंग रियल। और ख़ास तौर पे कल हमने देखा कि कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल रहते हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए। आगे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ सिटीजन वर्ड मेंशन होगा, दैट मीन्स दोज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ओनली टू द सिटीजन्स। दे आर नॉट अवेलेबल टू द फॉरनर्स, they are not available to the corporations, they are not available to the private institutions etc, है ना। तो दे आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स। जहाँ जहाँ पर्सन वर्ड यूज होगा, पर्सन, दैट मीन्स दे आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन
एज वेल एज नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, यहाँ से वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जो आर्टिकल सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है वो हमने कल देखा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 13, बस ये ही आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सारे आर्टिकल नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। अब उन नॉन सिटीजन्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या उसमें सिर्फ फॉरेनर इंडिविजुअल आएंगे? यस, उसमें फॉरेनर इंडिविजुअल आपके आएंगे, है ना, उसमें फॉरेनर इंडिविजुअल आपके आएंगे, उसमें इवन कॉरपोरेशंस आएंगे, उसमें आपकी कंपनियां भी आएंगे। एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड एज ए लीगल पर्सन वो नॉन सिटीजन के में कंसिडर किया जाएगा, समझ रहे हो? तो हर लीगल पर्सन के लिए जहाँ जहाँ पर्सन मेंशनड है ना, दैट मीन्स दोज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल द पीपल हु आर कंसिडर्ड एज लीगल पर्सन इन इंडिया, इंक्लूडिंग कंपनीज, कॉरपोरेशंस, है ना, डेड ऑब्जेक्ट्स और लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लीगल पर्सन की कैटेगरी में जो जो आएगा उन सबको इसमें, है ना, हु इज पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, उनको इसमें कवर किया जाएगा। क्लियर? तो अभी हम आर्टिकल 15 को पढ़ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 15 कह रहा है, पहली बात कि ये प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन को। याद रखना है, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब सिर्फ इन ग्राउंड्स पे जो यहाँ पे मेंशन्ड है, सिर्फ इन ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ऑन अदर ग्राउंड्स, यस, ऑन अदर ग्राउंड्स स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। सो अपार्ट फ्रॉम दीज ग्राउंड, जैसे रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, इसके अलावा जो बाकी के ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स पे स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट, एंड दोज ग्राउंड्स कैन बी आई मीन एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल इन आर्टिकल 16 इन ग्राउंड्स के अलावा डिसेंट, है ना, जो डिसेंट होता है मतलब जो कुल है किसी व्यक्ति का, कि कौन से कुल से वो बिलोंग कर रहा है, उस डिसेंट के ग्राउंड पे भी, है ना, आर्टिकल 15 के तहत तो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है स्टेट, आर्टिकल 16 में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अब वो आर्टिकल 16 स्पेसिफिकली क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, रेजिडेंस और डिसेंट उसमें अलग से रिक्वायरमेंट, है ना, वो लिखे गए हैं। तो क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है तो उसको हम अलग से स्टडी करेंगे कि इसमें एक अलग से एक क्लॉज डाला गया है डिसेंट वाला। क्लियर? तो ये डिसेंट हो गया, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एटसेट्रा, ये अलग से आर्टिकल 16 में 2 एडिशनल क्लॉजेज है, बट आर्टिकल 15 के पर्पज़ के लिए आपने ये याद रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। सिर्फ इन ग्राउंड्स पे प्रोहिबिशन है, बाकी ग्राउंड्स पे स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट। क्लियर है ना? फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट, कि अगर इफ स्टेट वांट्स टू आई मीन to allow a, a group of people who are qualified in a certain manner to take part in a certain activity and exclude others, तो वो स्टेट कर सकता है ना, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन वगैरह होगी। एजुकेशन के ग्राउंड पे स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट, है ना। तो ये कुछ ऐसे अदर ग्राउंड्स हो सकते हैं, लेकिन इन ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है इन द आइज ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ स्टेट पे लिमिटेशन नहीं है आर्टिकल 15, ये सिर्फ स्टेट पे लिमिटेशन नहीं है, ये सिटीजन पे भी लिमिटेशन है। हमने पढ़ा ना कि सिर्फ स्टेट पे ये आर्टिकल्स लिमिटेशन नहीं है, ये सिटीजन्स के अगेंस्ट भी कुछ आर्टिकल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कोई भी सिटीजन on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them shall be subject to any disability, liability or restriction or condition with regard to access to shop, पब्लिक रेस्टोरेंट। मतलब अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने कोई पब्लिक रेस्टोरेंट खोल रखा है, उसमें बोला हुआ है कि दिस इज़ अ पब्लिक रेस्टोरेंट, ये कोई होटल है ना, कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट की प्लेस है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी अगर वो खोल रखा है ना, तो भी किसी सिटीजन के खिलाफ वहाँ पे इन ग्राउंड्स में एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यू कांट डिसअलाउ एंट्री टू दीज थिंग्स टू एनी पर्सन। अगला, टू यूज़ वेल्स वगैरह, टैंक वगैरह, बाथिंग हट वगैरह, मतलब जितने भी ऐसी इस तरीके की कोई भी प्लेसेस हैं जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे किसी सिटीजन के खिलाफ सिर्फ इन ग्राउंड्स पे, ये याद रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इन ग्राउंड्स पे जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि
आर्टिकल 3 में कहा है कि वुमन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट कैन मेक डिफरेंट प्रोविजंस, है ना, कुछ अफर्मेटिव एक्शन ले सकती है स्टेट। इसीलिए आप फिर देखेंगे कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, ठीक है, तो वो एक तरीके से इसी की आगे एक्सटेंशन है ना। बच्चों के लिए ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन स्पेशल स्कीम्स जो सिर्फ बच्चों के लिए है, आईसीडीएस सिर्फ बच्चों के लिए है, वहाँ पे बुजुर्ग जा कर के क्लेम नहीं कर सकते हैं कोई। तो इन सारे ग्राउंड्स पे जो है स्टेट वुमन और बच्चों के लिए अलग प्रोविजंस कर सकते हैं, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने कल भी देखी कि ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात है ना, कि एस सी बी सी, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब, इनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न भी आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4, आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 में किया गया है। बट ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये वाला प्रोविज़न फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। ये हमने पिछले कल ऑलरेडी, ठीक है, चीज़ों को डिस्कस हमने कर लिया है। शंकरी प्रसाद केस को हमने कल पढ़ा, उसमें क्या जजमेंट थी, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पिछले दिन पढ़ रखी हुई है, ठीक है। तो एक बार आप पिछला सेशन देख लें। ये वाला जो क्लॉज है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ये वाला प्रोविजन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, समझ लो बात को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद ही जब हम आगे रिजर्वेशन पे कुछ इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं, जब हम इनको पढ़ेंगे, है ना, जो आजकल भी चल रहे हैं, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तब हमें इस पर और थोड़ी क्लैरिटी होगी कि स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब, इसकी लिस्ट कौन जारी करता है, ठीक है, क्या इस पे आर्टिकल 341 के प्रोविजंस हैं, 342 के प्रोविजंस हैं। इन सब चीज़ों को हम अभी थोड़े टाइम में आगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझो कि ये जो प्रोविज़न है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, ठीक है। अगली बात कि भैया स्टेट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बोथ सरकारी एज वेल एज प्राइवेट, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपने, है ना, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरीके के, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, दोनों तरीके के इंस्टीट्यूशंस में स्टेट कैन मेक प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब, एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए प्रोविजन वहाँ पे रख सकते हैं। फिर आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, तो उसमें सेम प्रोविज़न इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रखा गया है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। यहाँ से थोड़ा, है ना, कुछ सवाल बन सकते हैं कि क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थे। इसके बाद जितने भी लाए गए हैं ना सब सेक्शन 3 के बाद, ये सब बाद में ऐड किए गए हैं, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। लेकिन देयर आर सम लीगल क्लैरिफिकेशंस विद रिगार्ड टू दिस, है ना, देयर आर सम लीगल क्लैरिफिकेशंस विद रिगार्ड्स टू दिस कि भैया ये जो प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो यहाँ पे ये क्लॉज लिखा गया है कि भैया प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपके, है ना, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है, ये है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि आप डीपी जोशी केस ध्यान में मत रखो, इतना ध्यान में रखो कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट क्लियर दैट द प्लेस ऑफ बर्थ एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स and states are allowed to differentiate on the basis of place of residence। तो place of residence को, है ना, और place of birth को, इनको दो डिफरेंट कैटेगरी में सुप्रीम, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बांटा हुआ है। क्लियर। अगली बात, देयर वाज ए फेमस केस बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ मैसूर थी, इन्होंने अपने कुछ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में 68% तक रिजर्वेशन रख दिया था, है ना। तो हमें नॉर्मली क्या पढ़ाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि इंदिरा साहनी जो जजमेंट है, मंडल केस, इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% की कैप रखेगी रिजर्वेशन में। बट एक्चुअली इवन बिफोर इंदिरा साहनी केस, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बात कही हुई है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं रख सकते हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज। क्योंकि मैनी पीपल वुड बी कमेंटिंग देन कि 50% मतलब 49% तो पहले से ही था, 49.5% पहले से था SC ST एंड OBCs के लिए, और ऊपर से 10% EWS का आ गया,
दैट मीन्स कि 59% हो गया है, ये तो ब्रीच हो गई, लिमिट ये ब्रीच हो गई। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे EWS केस में ऑलरेडी, हाँ ठीक है, इसे ठीक है, इसे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बताया हुआ है, क्योंकि जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उसी में ये बात भी साथ में इंक्लूड की थी कि एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशल, है ना, सर्कमस्टांसेस, आप जो है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और यहाँ स्पेशल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस ये थी कि यू आर डिलीवरिंग जस्टिस टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समझ रहे हो। तो और इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ किया कि यस, दिस लिमिट ऑफ 50% इज फ्लूइड इन नेचर, है ना, इट इज़ नॉट वेरी रिजिड। तो स्टेट ऑफ मैसूर ने ये कांड पहले कर दिया था कि ऑलरेडी 68% समथिंग इन्होंने रिजर्वेशन पहले रख दी थी, याद नहीं रखना है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इवन बिफोर इंदिरा साहनी केस 50% की लिमिट ऑलरेडी लगा रखी थी। इंदिरा साहनी केस में तो इस केस का जस्ट रेफरेंस लिया गया कि उस केस में हमने ऑलरेडी ये बात आपको बोल रखी हुई है, आप फिर भी, है ना, रिजर्वेशन इतना ज़्यादा दे रहे हैं मंडल केस में। तो ये कैप जो है उस वक्त लगाई गई थी। अगली बात कि कोर्ट ने ये बात भी साथ में कही कि जो जो बैकवर्डनेस है, है ना, जो सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, ठीक है, ये सिर्फ सोशल या सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं हो सकती है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ सोशल या इकोनॉमिकल नहीं हो सकती है, ये बोथ होनी चाहिए, सोशली एंड एजुकेशनली, ठीक है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इट कैन नॉट बी आइदर सोशल और इकोनॉमिकल, आइदर सोशल और एजुकेशनल, इट हैज़ टू बी बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्योंकि बीच में एंड नहीं है और है। तो इतने माइन्यूट चीज़ें जो चलती है वो लीगल इंटरप्रिटेशन में चलती है। क्लियर। अब देखिए आर्टिकल 16 में आते हैं, सेम बातें आर्टिकल 16 में लिखी गई है, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान में रखना है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि भैया सारे सिटीजन्स को, कौन सी एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि देर वर सम केसेस इन सम स्टेट्स लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल इन हरियाणा, फॉर एग्जांपल इन मध्य प्रदेश, and there was also an effort to pass similar law in Bihar as well, ठीक है। so there were some states जिन्होंने कुछ कुछ लॉज पास किए, कुछ ऐसे लॉज कि 70% सीट्स और 60% सीट्स इवन इन द प्राइवेट सेक्टर विल बिलोंग टू द पीपल, है ना, पीपल हु आर रेजिडेंट्स ऑफ आर स्टेट ओनली। तो इस तरीके के कई लॉ पास किए गए कि सिर्फ हमारे स्टेट के लोगों को 70% इवन प्राइवेट नौकरियां भी मिलेगी। कुछ ऐसे लॉज पास किए गए थे, इवन हरियाणा के ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। कौन से ग्राउंड पे, वो अभी हम देखेंगे। अभी के लिए ये समझो आर्टिकल जो 16 है ये सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या कह रहा है कि देयर शैल बी एन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड और अपॉइंटमेंट टू एनी पब्लिक ऑफिस, एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। तो भैया जितने भी आपके सिटीजन हैं उनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट अगेन इट डज नॉट प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग सर्टेन, है ना, सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, सर्टेन क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, राइट। दूसरी बात कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड रेजिडेंस, ये याद रखना है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ तो हमने ऊपर देख लिया। डिसेंट मतलब वंश, और रेजिडेंस, है ना, मतलब हाँ रेजिडेंस कहाँ वो रह रहे हैं, ठीक है। इन ग्राउंड्स पे किसी सिटीजन के खिलाफ कोई भी एडवर्स ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ये बात भी आर्टिकल 16 में कही गई है। तो यहाँ पे डिसेंट और रेजिडेंस भी इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स ऊपर वाला जो आर्टिकल है ना, ऊपर वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट कैन मेक सर्टेन प्रोविजंस फॉर द resident children of that state only. For example, in many states, the state universities they provide concessional fee structure to the students belonging to their own state, या फिर some extra marks to states to the students belonging to their own state. So in article with regards to article 15, residence can be made as a requirement, right, with regard to article 15, but with regards to article 16,
unless otherwise provided, residence cannot be made a ground of discrimination. That means for public employment, residence cannot be made a ground of ground of restriction. क्लियर, ये बात ध्यान में रखनी है. बट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 15 विच इज अ जनरल पर्पज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, है ना, डिस्क्रिमिनेशन इन द आइज ऑफ लॉ, तो उसको प्रिवेंट करने की बात की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्टेट के लॉज, लैंड लॉज, सिर्फ उसी स्टेट के रेजिडेंट पे लगेंगे ना, किसी दूसरे स्टेट पे नहीं लग जाएंगे. तो ये वाला आर्टिकल 15 के तहत कवर हो रहा है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 15 के तहत कवर हो रही है. आर्टिकल 16 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओनली. तो ये बात ध्यान में रखनी है. 2 और रिस्ट्रिक्शंस ऐड हुई है, ये इंपॉर्टेंट है. रिस्ट्रिक्शंस ध्यान से देखना, क्योंकि आप देख लेना उन्होंने 2023 का मेंस देख लेना, उन्होंने 2023 के मेंस में ये पूछ लिया था कि ठीक है, जो इंडिविजुअल्स राइट टू रेजिडेंस है कहीं पे, है ना, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, उस फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पे क्या लिमिटेशंस है. तो सिर्फ 2 लिमिटेशंस थी, है ना. एक वॉज है ना पब्लिक ऑर्डर, है ना, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन वॉज द इंटरेस्ट ऑफ बेसिकली द लोकल ट्राइबल्स. तो सिर्फ 2 ही लिमिटेशन जिसमें थी. ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं फैक्चुअल नेचर के. तो ये आपको ध्यान में रखना है. डिसेंट और रेजिडेंस 2 नई इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जो है ऐड हुई हैं इसमें. अगली बात कि पार्लियामेंट, लेकिन हालांकि यहाँ रेजिडेंस को जनरली अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, तभी मैंने पहले भी बोला अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, स्टेट किसी भी प्रकार की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेजिडेंस के ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. बट पार्लियामेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक सर्टेन लॉ विद रिगार्ड्स टू रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस. किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ कि इस स्टेट की इस क्लास की ये वाली जॉब जो है इसी स्टेट के लिए होगी ना. वो अथॉरिटी किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है ना. ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है. राइट, इसी ग्राउंड पे पार्लियामेंट ने रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है, आई थिंक 1956-7 में उस टाइम पे बनाया था, जिसे बाद में फिर डिसकंटिन्यू भी किया गया. हालांकि इसका इफेक्ट कई स्टेट्स में अभी भी है ना. कुछ क्लासेस ऑफ फॉर एग्जांपल इन आंध्र प्रदेश, फॉर एग्जांपल इन हिमाचल प्रदेश, कुछ क्लासेस ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट्स है दे आर रिजर्व्ड फॉर ओनली दोज पर्टिकुलर स्टेट्स. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ दोज स्टेट्स, है ना. ये दिस इज सफिशिएंट कि भैया पार्लियामेंट के पास ये पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं. इसी ग्राउंड पे जो वो हरियाणा वाला लॉ था कि 70% ऑफ इवन द प्राइवेट जॉब्स दे विल बी रिजर्व्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू दिस स्टेट ओनली, इस लॉ को चैलेंज किया गया कि ये जो पावर है, पावर टू मेक रेजिडेंस एज ए रिक्वायरमेंट फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, तो वो पावर जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. हरियाणा लेजिस्लेचर ने कैसे पास कर लिया इसे? तो इस ग्राउंड पे इसे चैलेंज कर दिया गया. हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास ये जो पावर है ये सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, इट डज नॉट टॉक अबाउट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट. सो इट वॉज रियली अ टफ केस. बट सुप्रीम कोर्ट देन सेड कि नो, यू कांट ब्रिंग सच लॉज जो कि ठीक है कंट्री में एक तरीके से फ्रेगमेंटेशन कर दे इकोनॉमी का. ठीक है, हाँ, तो एक तरीके से इकोनॉमिक डिसयूनिटी आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन. और फिर ये है ना, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड वगैरह से, उन सब चीज़ों से लिंक करके सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को निरस्त कर दिया. ठीक है, तो ये भी कुछ बातें हैं. नेक्स्ट, नथिंग इन दिस आर्टिकल, अगेन वही बात कि जो भी बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स हैं, है ना, इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है. एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ये प्रोविज़न अगेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आए, वही वाली ऊपर बात कि भैया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये बात की गई कि जो जो एससीज हैं, एसटीज हैं या ओबीसीज हैं, उनके लिए स्टेट कैन मेक डिफरेंट प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न. हालांकि फिर इसमें, ठीक है, इसमें एक इशू ये हुआ कि yes, there is a long history of OBC politics in India.
there were many commissions. For example, Kaka Kalelkar Commission, who submitted his report in 1960s. He also suggested that 50% reservation should be given to approx 50% reservation should be given to OBCs, because he calculated that approximately 73% of of the population of the country, it belongs to these classes, SC, STs and OBCs. तो ये उनकी कैलकुलेशन थी. लेकिन फिर इसको इसको और ज़्यादा एग्जामिन करने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया, मंडल कमीशन, एंड मोरारजी देसाई ही फॉर्म्ड इट. और लेकिन मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई ये 1980s के आसपास, इन्होंने 1980 में मंडल, बीपी मंडल, ही सबमिटेड द रिपोर्ट, एंड बाय देन द जनता पार्टी गवर्नमेंट वो ऑलरेडी जा चुकी थी, राइट. और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिड नॉट टेक आई मीन lot of interest in this issue, especially क्योंकि she knew that it is a politically sensitive issue, so maybe, and she was a good politician as well. तो उन्होंने इसको लटकाए रखा और लंबे टाइम तक, एक डेकेड तक इसकी रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई. देन कम्स द पॉलिटिकल टर्मोइल आफ्टर द डिफीट ऑफ बेसिकली राजीव गांधी जी इन 1989 इलेक्शंस. और तब तक ऑलरेडी बोफोर्स का घोटाला हो चुका था और विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, तो वो तब तक एकदम सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे. ही यूज्ड टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ राजीव गांधी. तो उन्होंने ही एलिगेशन फिर लगाए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही, राजीव गांधी पे, कि मेरी जेब में, वो हमेशा लिस्ट दिखाते थे, कभी जाकर के वीडियो देखना, वो हमेशा जेब से खाली पर्चा ऊपर, बार बार पार्लियामेंट में खाली पर्चा ऊपर करके निकालेंगे कि मेरे पास ये लिस्ट है सारे करप्ट लोगों की जिन्होंने बोफोर्स में घोटाला किया हुआ है. एंड देन बोफोर्स का एक बुरा इम्पैक्ट इंडिया की डिफेंस में भी ये रहा कि लंबे टाइम तक, ठीक है, जो डिफेंस सेक्टर है उन्होंने फिर इंडिया की जो होवित्ज़र्स है ना, जो गन्स हैं, उनको अपडेट ही नहीं किया, क्योंकि बोफोर्स का इफेक्ट रहा कि यार कहीं करप्शन के चार्जेस फिर अगेन इसमें ना लग जाए. तो करप्शन के चार्जेस के ग्राउंड पे और बाकी सारे खेल खेल के, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह अल्टीमेटली मैनेज्ड टू बेसिकली विन कोalition गवर्नमेंट. It was a coalition government, and then he thought it would be a political masterstroke to implement Mandal Commission की report. Mandal Commission had suggested कि 27% जो है reservation दी जाए SC OBCs के लिए, apart from the existing 22.5% reservation to SCs and STs. ठीक है, 15% और ये आपके 7.5% फॉर STs एंड 15% समथिंग फॉर SCs. तो ये रिजर्वेशन का फॉर्मूला जो है वीपी सिंह ने फिर इम्प्लीमेंट किया. प्लस इतना ही नहीं, वीपी सिंह ने इतना ही नहीं किया, ठीक है, इन्होंने 10% जो है EWS के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया. हालांकि इन दोनों के लिए उस टाइम पे EWS का प्रोविज़न ऑलरेडी कर दिया गया था. जो OBCs के लिए 27% एडिशनल रिजर्वेशन दिया, इसे तो एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट में इसके लिए, ठीक है, लॉ बन रखा था. ऑलरेडी पार्लियामेंट ने इसे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड, है ना, इसमें सेक्शन 4A में ऑलरेडी इंक्लूडेड था कि SC, ST एंड OBCs के लिए आप स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं. बट देयर वाज नो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर EWS. सो EWS का रिजर्वेशन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज़ इलीगल. और दूसरी बात ऐसी कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया 50% से ज़्यादा आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं इसकी लिमिट. क्यों? क्योंकि भैया फिर जो है आप जब रिजर्व कर देंगे मोर देन 50% सीट्स, तो ओपन कैटेगरी के लिए वो एक तरीके से डेफिसिट हो जाएगा. क्योंकि आपने रिजर्व कर दी मोर देन 50%, तो इक्वलिटी कैसे रही? इक्वल तो 50-50 हुआ. तो वो लॉजिक लगा करके 50% लिमिट को री एनफोर्स किया गया, जो कि ऑलरेडी बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा था. क्लियर? अगली बात, इसी केस में, मंडल केस में, ठीक है, तो मंडल केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, वो ये कि रिजर्वेशन इज ओनली फॉर द इनिशियल अपॉइंटमेंट्स. ये बात ध्यान में रखनी है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन इज ओनली फॉर द इनिशियल अपॉइंटमेंट्स, नॉट फॉर द सक्सेसिव प्रमोशंस. तो प्रमोशन में आप रिजर्वेशन नहीं ला सकते हैं. प्रमोशन में जो SC और ST के लिए रिजर्वेशन मिल रही थी, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया.
तब से। बट देन पार्लियामेंट, क्योंकि है ना, पार्लियामेंट देन पास्ड सर्टेन लॉज लाइक 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 81st and 85th Constitution Amendment Act. So there were some constitutional amendments that you don't need to study, है ना, so much thoroughly. इन पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने फिर कुछ प्रोविजन लाए जो आपको अल्टीमेटली याद रखने हैं। प्रोविजन नंबर 1 कि नाउ जो प्रमोशन का रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन प्रमोशन, उस प्रमोशन है ना, प्रमोशन में दिए जाने वाले रिजर्वेशन को अब लीगल डिक्लेयर किया गया। नंबर 1, इट इज़ लीगल नाउ, है ना, अभी भी होता है एससी एसटी का प्रेफरेंशियल प्रमोशन। दूसरी बात कि जो बैकलॉग वैकेंसीज है, मान लो इस साल अगर एससीज एंड एसटीज की वैकेंसी या ओबीसी की वैकेंसी इस साल अगर फिल नहीं होती है, तो अगले साल उनको, है ना, एज अ बैकलॉग अलग से डिफरेंट कैटेगरी में फिल करवाया जा सकता है, समझ रहे हो। एंड इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू 50% लिमिट। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मान लो अगर ये वाला क्लॉज नहीं लाया गया होता, तो समझ लो अगर इस साल 10 वैकेंसी, है ना, एससीज और एसटीज की थी, इसमें से 5 ही फिल हुई, 5 अगले साल के लिए रह गई। अब देखो ध्यान से, 5 है ऑलरेडी एससीज एंड एसटीज की, अगले साल टोटल वैकेंसी सिर्फ 10 ही आई, इनमें से 5 एससी एसटी की थी, मान लो 5 रिजर्व थी, है ना, और 5 ही जनरल की थी। अब पिछले साल की भी 5 बची हुई है, दैट मीन्स 10 एससी एसटी की होगी और 5 ही जनरल की होगी, है ना, समझ रहे हो बात को। तो इससे तो भाई ये 70% 75% कैप पे आपका चला, ये कितना बना, ये जितना भी ये बना, है ना, ये लगभग आपका जो भी ठीक है, ये रेशो आपका काफ़ी ऊपर चला गया, इसमें 2:1 का रेशो ये बन गया, है ना, आपको 50-50 का रेशो ये चाहिए था। तो इस पूरे ये 33 दूना 66 या 67:2, है ना, ये 33 समथिंग का ये रेशो आपका बन गया, क्लियर। तो ये आपका गड़बड़ रेशो हो गया, ये 50% की कैप से ऊपर चला गया, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसीलिए सरकार ने स्पेसिफिकली ये लॉ लाया कि ये जो बैकलॉग वैकेंसीज है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वैकेंसी। ये इस वाली नई वैकेंसी में इंक्लूड नहीं की जाएगी, ये बैकलॉग कंसिडर किया जाएगा। दूसरी बात ये जो है सरकार ने इसमें ऐड करी, अब बेसिकली पार्लियामेंट ने इसमें ऐड करी मेयरली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, क्लियर। तो ये बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगली बात, अब एक बात और, ठीक है, कि ये बात तो जरूर है कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में अलाउड है, बट इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट, ये ध्यान में रखना है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन क्लेम प्रमोशन एज ए राइट, प्रमोशन इज नॉट राइट। इवन गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट आर नॉट, आई मीन you cannot say कि I am 2 years senior to this person, so I should be made director, not this person. No, government can make anybody the director, जो इसको अच्छा लगे। तो you can't claim reservation as a fundamental right। ये पिछले साल जो है, पिछले साल का ये, हाँ ये सॉरी, प्रमोशन एज अ फंडामेंटल राइट एंड रिजर्वेशन ऑल्सो, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ये भी ध्यान में रखना है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस, दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, दे आर एनेबलिंग प्रोविजंस, क्लियर, ये ध्यान में रखना है। ये पिछले साल का एक केस है, जजमेंट है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। अगली बात, पिछले साल एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, ठीक है, इट वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सो यू ऑल नो कि मिनिमम जजेस, नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड टू हियर अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज 5 जजेस, सो इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डेफिनेटली। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि states are allowed to subclassify SCs and STs, समझ रहे हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टेट्स आर नाउ अलाउड टू सब क्लासीफाई SCs एज वेल। देखो ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी हो रहा है, जस्टिस रोहिणी कमीशन ओबीसी के लिए बन रखी है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन स्टेट्स कैन मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट, राइट, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। स्टेट्स आर नाउ अलाउड टू मेक ओबीसी लिस्ट ऑफ देयर ओन। पहले, इससे पहले 102nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उससे स्टेट्स की जो पावर है टू क्रिएट देयर ओन ओबीसी लिस्ट, उसको, ठीक है, टेक अवे कर दिया गया था। लेकिन नाउ स्टेट्स आर अलाउड टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट, प्रिपेयर देयर ओन ओबीसी लिस्ट, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट
ये जो आर्टिकल 341(2) कह रहा है, जो कि एससी के रिजर्वेशन की बात कर रहा है, इसमें कहा गया है कि स्केड्यूल्ड कास्ट कौन होंगे या स्केड्यूल्ड ट्राइब भी कौन होंगे। एससीज या एसटीज वो लोग होंगे जिनको प्रेसिडेंट ने एक स्केड्यूल में, जिन क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को प्रेसिडेंट ने एक स्केड्यूल जारी करके क्लासिफाई किया होगा एज एन एससी और एसटी। समझ रहे हो? दैट मीन्स इनिशियली ये जो इनिशिएशन होना है स्केड्यूल का कि एससी और एसटी कहाँ पे लिखे जाएंगे, सेंट्रल वो जो स्केड्यूल होगा इनिशियली जारी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। नंबर 1 ये बात। लेकिन उसके बाद उसमें अगर आपको एडिशन करना है या फिर अगर आपको उससे रिमूवल करना है ना, कुछ भी रिमूव करना है, तो भैया उसके लिए लगेगा पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक अलग से एक्ट। पार्लियामेंट का एक्ट पास होना चाहिए। तो पार्लियामेंट कैन ऐड और रिमूव, नॉट प्रेसिडेंट अलोन। और स्टेट के पास तो ये अथॉरिटी है ही नहीं एज ऑफ नाउ। समझ रहे हो? तो लिस्ट में ऐड होना और रिमूव करना ये सिर्फ पार्लियामेंट करेगी। लिस्ट जारी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। इनिशियल लिस्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर ऐड करना है या रिमूव करना है तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन लगेगा, नॉर्मली नहीं होगा। स्टेट का तो से ही नहीं है ना। स्टेट कैन जस्ट पास अ रेजोल्यूशन इफ नीड बी टू रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू ऐड और डिलीट, है ना। तो पार्लियामेंट को उस रेजोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है अगर ऐड करना हो किसी को या डिलीट करना हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये है अभी का प्रोसेस एससी और एसटी को डिक्लेयर करने का। नाउ जैसा जस्टिस रोहिणी कमीशन आजकल कर रही है ना, जिसकी रिपोर्ट अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ऐसी ही डिमांड की गई कि एससीज का भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए और क्रीमी लेयर फार्मूला एससी पे भी लागू होना चाहिए। ये तो अभी ये हियर किया जाना है क्रीमी लेयर का फार्मूला लागू करे या ना, लेकिन एससीज की भी सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, है ना। इस चीज़ को ऑलरेडी पहले ईवी चिनैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ओबीसीज की तरह हम एससीज और एसटीज को सब क्लासीफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईवी चिनैया केस की जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे आर कास्ट, दे हैव फेस्ड सिमिलर डिस्क्रिमिनेशन इन पास्ट, है ना। तो वी कैन अज्यूम कि एससी में जितने भी ग्रुप्स हैं दे आर होमोजीनियस ग्रुप्स, वी कैन अज्यूम, है ना। their discrimination is not merely economic in nature, it is more social in nature. SC BCs are socially and educationally backward, है ना। they may be or may not be economically backwards, but इनका है मेन सोशल एक्सक्लूजन। तो ईवी चिन्हैया केस में पहले रिफ्यूज कर दिया गया था कि नो यू कांट सब क्लासीफाई, लेकिन अभी रिसेंटली जो जजमेंट आई है ना, चीफ जस्टिस ने भी इस पर एग्री किया कि जो स्केड्यूल्ड कास्ट है ना, और जो स्केड्यूल्ड कास्ट है, बेसिकली ये जजमेंट सिर्फ एससीज पे है कि वी कांट ट्रीट देम, दे कांट बी ट्रीटेड एज इनविजिबल मोनोलिथ्स, है ना, एंड वी कांट ट्रीट देम एज यूनिफॉर्म एंड इंटरनली होमोजीनियस यूनिट। दे डू हैव इंटरनल डिफरेंशिएशंस एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट कि सम एससीज विच आर रिच, है ना, उनको हमें डिफरेंटली ट्रीट करना है और जो पुअर हैं उनको थोड़ा और रिजर्वेशन दिया जाए। और इसके लिए स्टेट्स को अलाउ किया गया कि आप सब क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे अपहोल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से सवाल वो बनाएगा कि नंबर 1, स्टेट्स आर नॉट एडिंग और डिलीटिंग एनी क्लास, दे आर नॉट एडिंग और डिलीटिंग एनी क्लास फ्रॉम द स्केड्यूल। नंबर 1, वो कर क्या रहे हैं? बेसिकली उसी क्लास के अंदर कुछ लोगों को वो आइडेंटिफाई करेंगे अगर करना होगा स्टेट्स को, है ना। ये सेंटर पे नहीं है, ये स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया है। एंड मोस्ट स्टेट्स आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वाई? बिकॉज इट इज़ अ पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू, रिजर्वेशन। सो दे आर नॉट गोइंग टू, वो इसको टच भी नहीं करेंगे, मेरी शर्त ले लो आप, है ना। तो जो एंड अगेन दे आर कंट्रोल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड देन ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी हैज़ all these issues, especially caste reservation, etc. Right? So you are getting it. So those who are worried because of this, says कि हमारा कहीं रिजर्वेशन ना चला जाए, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड इवन इन नेक्स्ट हाफ डिकेड, उसके बाद पता नहीं। तो स्टेट्स आर बीइंग अलाउड not to add or delete any class from the list, but they are being allowed to subcategorize within that particular class। समझ रहे हो? इकोनॉमिक बेसिस पे। तो ये बात ध्यान में रखना है। बाकी तो वही सब चीज़ें हैं यार कि हाँ, एक बात है, एक और एक्सेप्शन है इसमें कि भैया अगर कोई डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस डिनोमिनेशन, फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लीजिए जैसे कोई मदरसा है ना, मदरसा किसी
किसी किसी मुस्लिम डिनोमिनेशन के द्वारा, है ना, किसी मस्जिद के द्वारा चलाया जा रहा है, तो मदरसे में वो ये प्रोविज़न कर सकते हैं कि भैया सिर्फ मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग ही यहाँ पे पढ़ाएंगे। दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो बॉडीज़ हैं, है ना, के जो लोग हैं, सिर्फ उनको उसमें एंट्री दे सकते हैं। तो ये एक एक्सक्लूजन है दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। समझ रहे हो? अगली बात ये है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें ऐसा प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे एक आर्टिकल ये है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स। अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इन इंडिया इज फॉरबिडन. You can't practice untouchability. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. है ना? So in accordance with the law यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये लॉ कौन सा है? सिविल राइट्स एक्ट है. देन देर आर सम प्रोविजंस इन भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, BNS. तो देयर आर सो मैनी प्रोविजंस. पहले उसे SC/ST एक्ट कहते थे, बाद में उसका नाम चेंज करके सिविल राइट एक्ट कह दिया. फॉर एग्जांपल इसके कुछ खास प्रोविजंस है. If you are practicing untouchability, it is a criminal offense punishable with 6 months if for the first instance. If you are harming the dignity of some person belonging to SCs or STs, ठीक है, तो अगर उनके कास्ट से रिलेटेड यू आर मेकिंग कास्टिस्ट कॉमेंट, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर द लॉ, है ना. एंड अगेन यहाँ पे एक बात है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन जिस पे केस लगा हुआ है. बर्डन ऑफ प्रूफ टू प्रूव कि आई एम नॉट गिल्टी, ये है ना, ये किस पे है? उस पर्सन पे. दैट मीन्स SCs STs इफ दे कंप्लेन टू द पुलिस कि इस आदमी ने मुझे जातिगत टिप्पणी की है, तो है ना, उस आदमी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने नहीं की. SC/ST को प्रूव नहीं करना है वो. समझ रहे हो? तो ये बात है. बर्डन ऑफ, इसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का प्रोविज़न है. कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं इंडिया में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है ना. जैसे कोटपा एक्ट हो गया, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है ना. देयर यूज टू बी टाडा एक्ट, है ना, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट एट्सेट्रा. तो इस तरीके के कई सारे एक्ट्स हैं जिसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया है. ठीक है, आफ्स्पा एक्ट है, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है कि इंडिविजुअल हैज़ टू प्रूव. एंड अगेन ये जो आजकल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है. अगर आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है तो यू हैव टू प्रूव कि नहीं, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है. स्टेट इज़ नॉट, आई मीन स्टेट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव कि यही आदमी मनी लॉन्ड्रर है. स्टेट को प्रूव नहीं करना है, आपको प्रूव करना है कि नहीं, मैंने नहीं किया. समझ रहे हो इस बात को? दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ. इंडिया में वही प्रिंसिपल इस केस में भी लगता है, अनटचेबिलिटी के केस में. विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कंसिडर द फंडामेंटल राइट इन, है ना, अनटचेबिलिटी. 2020 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी के अंडर ही आता है. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन. इस पे ऑलरेडी सवाल बना हुआ है. ठीक है, बहुत सारे सवाल इस पे बने हुए हैं टाइटल्स पे. एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये क्या कह रहा है कि जो टाइटल इंडिया में पहले दिए जाते थे, एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल, वो सारे टाइटल बैन हो गए. टाइटल जैसे राजा हो गए, महाराज हो गए, है ना, आपके राय हो गए, रायज़ादा हो गए, ये जो इस तरीके के टाइटल्स हैं. गडकरी हो गए, गडकरी इज ऑल्सो टाइटल बिकॉज गडकरी इज यूज टू बी लैंड ओनर्स इन, ठीक है, बिग लैंड ओनर्स इन महाराष्ट्र, स्पेशली अंडर मराठा एम्पायर. तो है ना, इस तरीके के जो लोग हैं, ये जो टाइटल्स हैं, formally they are not recognized in India and state will not confer any such title nor will it recognize. To bring substantive equality, to remove privileges. Why? Because we want to become a republic. मैंने initially आपको कहा था we want to become a republic and first शर्त is कि number one, you have to allow every citizen to reach to the highest office in the state, that is the office of president. Number two, the office of president should be elected. Number three, all the privileges should be removed. Privileges. So you are removing the privileges. But military or academic titles can be given. For example, doctor, academic title, military title, colonel, general. So you can give these titles. ठीक है. दूसरी बात कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल लेता है तो उसकी सिटीजनशिप रद्द हो जाती है इसी क्लॉज के बेसिस पे. कोई भी इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल लेगा ही नहीं.
अगर वो टाइटल है। फॉर एग्जांपल आप दुबई के स्टेट से शेख का टाइटल नहीं ले सकते, बट अगर उनका कोई सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, अवार्ड यू कैन टेक। प्रधानमंत्री जी को कितने अवार्ड मिल चुके हैं, अभी मॉरिशस से मिला है ना कुछ टाइम पहले, बहुत है ना, नेपाल से मिले हुए हैं, जापान से मिला हुआ है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, बट दे आर अवार्ड्स नॉट टाइटल। क्लियर। नेक्स्ट, नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया वाइल होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट बात, देयर कैन बी सम सिटीजन्स जो है ना, देयर कैन बी सम पीपल जो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, है ना, दे कैन बी सिटीजन ऑफ जर्मनी, दे कैन बी सिटीजन ऑफ यूएसए पर से, लेकिन वो इंडिया में स्टेट के अंडर एम्प्लॉयड हो। मान लो देयर इज सम स्कॉलर जो कि इंडिया में किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, है ना, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो, स्कॉलर ऑफ इम्पोर्टेंस, है ना, स्कॉलर ऑफ एमिनेंस, वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर वीसी हो, ही इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट, तो हो सकता है उसे कहीं से कोई टाइटल लेना हो या मिल रहा हो, ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट इट, तो ही कांट एक्सेप्ट इट ऑन हिज ओन, प्रेसिडेंट का कंसेंट पहले लेना पड़ेगा। अगली बात, कोई भी इंडिया, है ना, कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, या फिर इवन कोई भी ठीक है, कोई भी अदर पर्सन, वो वो किसी भी अदर स्टेट से कोई प्रेजेंट एमोल्यूमेंट या फिर ऑफिस नहीं होल्ड करेगा, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट अंडर वन सिचुएशन कि वो प्रेसिडेंट से पहले कंसेंट ले ले। समझ रहे हो? तो ये भी कुछ बातें ध्यान में रखनी है। फिर सवाल एक ये आया, इवन ये चैलेंज किया गया कि हम कहते हैं कई बार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, तो ये तो टाइटल हुआ, आदमी ये सोचते हैं, है ना, भारत रत्न अम्बेडकर, ये टाइटल हुआ, आदमी ये सोचते हैं। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी इस इस बात को उठाया गया। बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं दे आर नॉट टाइटल्स। इसी पे क्वेश्चन बने हुए हैं, नेशनल अवार्ड्स आर नॉट टाइटल फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 18, है ना। हाँ, बैनिंग द टाइटल्स डज नॉट मीन कि यू आर बैनिंग द रिकग्निशन टू द एक्सीलेंस, दे आर रिकग्निशंस टू द एक्सीलेंस। ठीक है, तो आपको इसे ये दे आर सिविलियन अवार्ड्स, दे आर नॉट टाइटल्स, पहली बात। और इसी के ग्राउंड पे इनफैक्ट आप जब देखेंगे इंडिया में जो ये जितने भी, फॉर एग्जांपल भारत रत्न 1954 इज़ द ईयर जब भारत रत्न शुरू हुआ, ठीक है, देना शुरू हुआ, लेकिन मोरारजी देसाई वॉज वेरी मच अगेंस्ट दिस अवार्ड। भारत रत्न हो गए, इवन जो आपके, हाँ ठीक है, पद्म भूषण हुए, पद्म विभूषण हुए, पद्मा अवार्ड्स जितने भी हुए, इन सब के वो अगेंस्ट थे। तो 1977 में जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया इसको, और ये 3 साल तक, जब तक जनता पार्टी की सरकार रही 3 साल तक, ठीक है, जिसे कि हमारी कंट्री की एक, हाँ, बड़ी लीडर उस वक्त खिचड़ी सरकार कहते थे, तो वो 3 साल तक ये डिसकंटिन्यू रहा 1977 से लेके 1980 तक। देन इंदिरा गांधी केम बैक एंड शी, आई मीन, कंटिन्यूड इट अगेन। फिर क्या हुआ, एक इशू हुआ 1992 में। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गवर्नमेंट वांटेड टू अवार्ड, गवर्नमेंट वांटेड टू गिव दिस अवार्ड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोस्ट ह्यूमंगसली, मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया जाना था 1992 में, बट नेताजी फैमिली, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वी वॉन्ट एक्सेप्ट इट। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव प्रूफ ऑफ हिज डेथ, इज ही डेड रियली और नॉट, देयर वाज नो प्रूफ ऑफ डेथ, देन दिस अवार्ड वाज नॉट गिवन। अवार्ड तो नहीं दिया गया, बस अवार्ड चैलेंज हो गया, बालाजी राघवन जी गए, है ना, ये कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया गया कि दे आर फॉलिंग अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, so they must be banned retrospectively right since 1954, this was the case। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको हियर किया, एंड बालाजी राघवन केस में, है ना, और 5 साल तक ये सस्पेंड भी रहे, 1996 तक कोई आगे कोई भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया, ये सस्पेंडेड रहे जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं 3-4 साल तक। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नो, दे आर नॉट टाइटल्स, दे आर जस्ट रिकग्निशन टू द एक्सीलेंस। क्लियर, ये भी एक बात है। फिर अब आते हैं यहाँ पे,
ठीक है, इन क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है 2021 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18। नहीं, हटाओ इसे, अभी पढ़ा। पद्मा अवार्ड्स विच आर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। नहीं नहीं, दे वर नॉट सस्पेंडेड ओनली वंस। हमने देखा 2 बार तो एटलीस्ट, है ना। इनफैक्ट 1977 से लेके 70 और उसके बाद 92 से लेके 96, बताओ कितनी बार हुआ ये, कितने साल। तो ये भी हटाओ। नंबर ऑफ ये क्या है, भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5। नहीं भाई, मैक्सिमम 3, आगे हम देखेंगे। तो ये होता है आपका कितना हुआ, ये पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा है 1, 2 and 3। क्लियर। देन which one of the following statements regarding Bharat Ratna award is not correct? Same वही क्वेश्चन। The original specifications of award called for a circular gold medal, है ना, मतलब ये बताया हुआ है कि ये स्पेसिफिकेशन ओरिजिनल थी। इतना लंबा पढ़ने के बजाय अगला ऑप्शन पढ़ो, हो सकता है नॉट करेक्ट कहीं और हो। अगला कि द प्रोविजन ऑफ भारत रत्न वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। भारत रत्न इज अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन ओनली। नो, this is wrong. It can be awarded to foreign citizens as well. First ever Indian to receive this award was Chandrasekhar Venkat Raman, बिल्कुल CV Raman. देन नेक्स्ट देखिए 2024 में CDS में अगेन यही सवाल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत रत्न आर करेक्ट? दे वर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1972। नहीं, 54 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट। यस, 2 ओनली इज द करेक्ट। इट डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ठीक है, एक सर्कुलर है भारत रत्न पे 1954 में जो है ये शुरू किए गए। और किसी भी पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन, पर्सन को, है ना, डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, है ना, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स इज एलिजिबल टू दिस अवार्ड, एनी पर्सन, एंड इट इज अवॉर्डेड रिकग्निशन फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, है ना। अगली बात कि रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये बात ध्यान में रखना है। जो बाकी के अवार्ड्स हैं, जो पद्मा अवार्ड है, उनके लिए देर इज़ अ कमेटी हेडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये उस वक्त कमेटी बनाई गई थी। दिस कमेटी विल रिकमेंड द नेम्स टू प्राइम मिनिस्टर फॉर अदर अवार्ड विल रिकमेंड द नेम्स टू प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर विल बेसिकली द प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय द states will recommend the names to the committee, central committee will recommend the names to the prime minister can then choose the people from there कि किसको आपने नेशनल अवार्ड देना है, किसको नहीं, है ना। फिर प्रेसिडेंट उनको अवार्ड करेंगे आगे। बट विद रिगार्ड्स टू भारत रत्न, प्राइम मिनिस्टर इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड कि किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। देयर इज नो फॉर्मल रिकमेंडेशन दैट इज रिक्वायर्ड। क्लियर, ये बात भी ध्यान में, यहाँ से अच्छे क्योंकि देखो वो सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ से पूछ सकते हैं, राइट। देन नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स मैक्सिमम 3। देन ऑन कन्फर्मेंट ऑफ दिस अवार्ड रिसिपिएंट रिसीव्स सनद, मतलब कोई भी इसमें आपको कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलेगा, सीधी बात यह है। एंड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 18 अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स। ये बात याद रखना है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं अवॉर्डेड भारत रत्न बाय प्रेसिडेंट, है ना, या फिर रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे आप इसका नाम ले सकते हैं। आप इसको प्रीफिक्स या फिर सफिक्स के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी, ठीक है, ये सर्कुलर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये बातें लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आप लगाइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कीप बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। कीप गिविंग योर फीडबैक एंड यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एज वेल, फेलोज एज वेल। और इसको देख लेना एक बार, इफ़ यू वांट टू एनरोल civilspot.in, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बताइए कि सेशन कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।